आज की वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपने पहले भी कोशिश की है किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देने की लेकिन क्रैक नहीं हुआ, या आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप पहली बार देना चाह रहे हैं, तो ये पेपर आपके लिए है। बिकॉज ये पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है और इस पेपर को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीड की जरूरत है। अगर स्किल्स की बात करें तो आपकी 10th तक की स्किल्स सफिशिएंट है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो मैथ्स आती है वो बिल्कुल 10th तक की आती है। और उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी बेसिक होता है, लेकिन उसके साथ स्पीड कैसे मैनेज करें वो मैटर करता है। तो अगर तुम भी सोच रहे थे कि पहले कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ या मेरे से नहीं होगा, तो उस गलतफहमी को छोड़कर चलो वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में अभी काफी टाइम है ताकि तुम तैयारी प्री और मेंस की पहले कर सको। दिसंबर में जाके पेपर होने वाला है, कैलेंडर आईबीपीएस रिलीज कर चुका है। तो अब अगर तैयारी में कमी छोड़ोगे ना, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके साथ आपके पास जो बुक्स हैं, जिन बुक्स से आप पढ़ सकते हो, जो बुक्स आपको हेल्प करेंगी, उनको भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अगर तुम देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो सकता है तुमने पहले पेपर दिया हो, मार्क्स कम आए हो, क्लियर ना कर पाए हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी, स्पीड में प्रॉब्लम थी, या तुमने जो पेपर दिया था उस टाइम पे तुम अपना मेंटल स्टेटस सही नहीं रख पाए थे ताकि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। तो इन चीजों को मेंशन जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना कि तुमको और कौन सी मदद की जरूरत है, कौन सी हेल्प की जरूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और 2025 तुम्हारा ही होने वाला है। तैयारी में दम लगेगा, लेकिन जब 2026 में तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी ना, फिर थैंक यू करोगे मुझे। आज की जो वीडियो है वो हमारी आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए। अगर आप एक ग्रेजुएट है तो आप क्लरिकल का पेपर भी दे सकते हैं पीओ के साथ। तो पीओ के बारे में अगर जानना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, इवन उसके साथ रिलेटेड बुक्स का लिंक भी प्रेजेंट है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे आईबीपीएस क्लरिकल की। आईबीपीएस क्लरिकल एक एग्जाम है जो कि होता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का एग्जाम। ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे बेशक नेशनल लेवल का एग्जाम है, कट ऑफ हर स्टेट की अलग निकलती है और वैकेंसीज भी अकॉर्डिंगली होती है। तो हर स्टेट की अलग वैकेंसीज होती है और आपकी प्लेसमेंट आपके स्टेट के अंदर ही की जाती है। नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन डेट इसकी अक्टूबर 2025 होने वाली है। एग्जाम मोड ऑनलाइन होने वाला है, इसका जो एग्जाम मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएट ही मांगी हुई है, मतलब अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप ये पेपर दे सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, इसकी जो एज लिमिट है वो 20 to 28 ईयर्स है। मतलब जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए हैं या आप ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर परसू कर रहे हैं तो आप ये पेपर भर सकते हैं। इसके बाद रिलीज डेट की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्रीलिम्स की बात करें तो इसका प्रीलिम्स रखा हुआ है दिसंबर में, 6, 7, 13, 14 ऑफ दिसंबर। अब बात करते हैं मेंस की, जो कि होगा 1 फेब 2026 को इसका मेंस होने वाला है। वैकेंसीज, पहली बात तो वैकेंसीज जो है साल दर साल कम हुई हैं जो क्लरिकल की हैं, लेकिन इस साल उम्मीद है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज का जो स्तर है वो कम रहा है। तो इस साल वैकेंसीज आई थिंक अच्छी आने वाली है। 19 to 20 12,000 थी और 20 to 21 25 57 थी। इसके बाद जो अभी लास्ट गया है वो 6128 थी। तो इससे ज्यादा ही वैकेंसीज की एक्सपेक्टेशन है इस बार। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये पेपर तो आपका निकल ही जाए। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम ड्यूरेशन की, तो प्रीलिम और मेन यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका। और एक और चीज, इंटरव्यू के साथ साथ कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी नहीं होगा जो पीओ के अंदर था। यहाँ पे आपको प्रीलिमिनरी का एग्जाम जो है वो 60 मिनट्स का होने वाला है। मेंस का जो एग्जाम है वो 160 मिनट्स का होने वाला है। टोटल मार्क्स अगर बात करें तो प्रीलिम का एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है और मेंस का एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। प्रीलिम का एग्जाम 100 का, मेंस का एग्जाम 200 का। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में है, दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एंड टोटल क्वेश्चंस मेंस में जो आपके प्री के अंदर जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस है, मेंस में 190 क्वेश्चंस है। और लैंग्वेजेस में आप इंग्लिश, हिंदी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। जिसका ऑप्शन आपके पास पीओ में नहीं था वो यहाँ पर है। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। अगर बात करें प्रीलिम और मेंस की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 सिटीज में होता है, ये 80 सिटीज में होता है, कंडक्ट होता है। और ये ऑल ओवर इंडिया है, तो डेफिनेटली जो आपकी नियरेस्ट सिटी होगी आपको वहीं पे पेपर दिया जाएगा। ये तो जर्नल बात थी। अब करते हैं हमें प्री की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्यों क्लरिकल के लिए हमें जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो हाथ है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे इतना ज्यादा नहीं बैठा हुआ है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक कंपैरेटिवली बहुत इजी पेपर होता है। अगर बात करें हम लोग
क्लरिकल की, तो क्लरिकल का पेपर पीओ से बहुत बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। बेसिक सैलरी 24050 होती है और इसका जो क्लरिकल सैलरी इन हैंड आएगी वो आएगी 38180। आपके पास जो इन हैंड सैलरी आने वाली है वो 38180 आने वाली है। टोटल सब कुछ कट के डिडक्शन होके इतना आपको मिलेगा और आपके घर के आसपास ही, यानी कि आप जहां भी जिस भी सिटी में रह रहे हैं उसके आसपास ही आपको लोकेशन दी जाएगी इस जॉब की। तो इतने में आई थिंक सो अगर आप घर के आसपास हैं तो आपका अच्छे से सेटलमेंट हो सकता है। आईबीपीएस क्लरिकल की अगर अलाउंसेस की बात करें 15.73 ऑफ द बेसिक पे अलाउंसेस होती है। हाउस रेंट अलाउंस भी दी जाती है और ट्रेवल अलाउंस भी दी जाती है, तो ये दोनों अलाउंसेस इसको दी जाती है। आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप क्लरिकल का पेपर क्लियर कर लेते हैं, डेफिनेटली इसकी सैलरी कम है मानते हैं, लेकिन इसका पेपर भी कंपैरेटिवली उतना ईजी होता है। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लरिकल तो जरूर भरना चाहिए, क्योंकि पीओ में बहुत सारे लोग बैठते हैं, क्लरिकल में भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, कंपटीशन दोनों में ही है। तो एक बार अगर आप अड़ जाते हैं तो क्लरिकल के बाद आप उस बैंक में जाकर भी अपने प्रमोशंस लेके आप हायर लेवल पे पहुंच सकते हैं, जहां भी आप पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हायर लेवल अटेन करना आपके पास क्लर्क के बाद भी होता है पॉसिबिलिटी। क्लर्क के बाद आप पेपर देके वो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप प्रमोशंस इन जॉब ले सकते हैं, वहां पे बहुत इजीली आप जॉब में प्रमोशंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की। तो मेरी मानिए जो क्लर्क का एग्जाम होता है वो बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली, अगर आप चाहे तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्जाम होता है वो 10th लेवल का एग्जाम होता है और इसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपकी स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप पेपर क्लियर कर जाएंगे, अगर आपकी स्पीड खराब है तो आप कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते। तो स्पीड बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहते हैं, आपको पढ़ाई छोड़े हुए टाइम हो गया है या आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई पेपर निकल जाए और आप तैयारी कर रहे हैं, फिर तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो बेसिक उठाना है, तो 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज उठाइए, उसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं जिससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा। उसके बाद आप ट्रिक्स करिए, आपका आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। 10th लेवल का पेपर है, स्पीड बनानी पड़ती है, 100 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं और 20 मिनट्स आपको मैथ्स के दिए जाएंगे, 20 मिनट्स आपको रीजनिंग के दिए जाएंगे। इसी टाइम का चक्कर है सारा, और कुछ नहीं है। सीरियसली इतना मुश्किल है ही नहीं जितना आप सोच रहे होंगे। जिसने 10th लेवल का मैथ्स किया हुआ है दैट मीन्स वो पेपर क्रैक कर सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसके लिए एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, इसको लेके प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। मैं ये कहूंगी कि ट्रिक्स करने से पहले अपने बेसिक्स जरूर शार्पन अप कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं है ना, अब जैसे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, तो मैं ट्रिक करूंगी तो ट्रिक करने से कुछ नहीं बनेगा, मुझे बेसिक्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। पहले बेसिक क्लियर कीजिए, फिर आर एस अग्रवाल में बहुत सारे ट्रिक्स दिए हुए उनसे आप कर सकते हैं। डीआई करने के लिए ना देखो अच्छी बुक्स नहीं मिलती हैं, तो डीआई बाय अरुण शर्मा एक बुक है जिसके अंदर लेवल 1 की डीआईज आप सॉल्व कर सकते हैं विद टाइम। टाइमर लगा के करिए तब जाके कुछ होगा। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो तरुण गोयल की एक बुक है, वो कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक की बात करूं तो राजेश वर्मा की बुक है। अब ये नहीं आपने सारी बुक्स खरीदनी है जो आपको सूटेबल लगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी बुक्स डाल दी हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे, जिसके कंटेंट्स आपको सही लगे, आप वही बुक खरीदिए। सारी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर खरीदना भी चाहें तो 2 बुक्स, एक डाटा इंटरप्रिटेशन की तो खरीदिए, बाकी कोई भी तीनों में से आप ले सकते हैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने पास आ जाती है रेन एंड मार्टिन की, ये हाई स्कूल की बुक है इंग्लिश ग्रामर की। अगर आपने कुछ नहीं भी कर रखा तो आप यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी आप रेन एंड मार्टिन से कर सकते हैं। एक आपके पास आ जाती है ब्लैक बुक, अगर आपको अपनी इंग्लिश में वोकैबुलरी भी चाहिए तो आप ब्लैक बुक से वोकैबुलरी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं, वो कैब वहां से हो जाएगी और रेन एंड मार्टिन से आपके कंसेप्ट सुधर जाएंगे। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के लिए एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत डालिए, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। मेरी मानिए एडिटोरियल्स इतने मुश्किल होता है ना कि पहले 4-5 बार में तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। एडिटोरियल्स किसी भी पेपर के पढ़ सकते हैं, द हिंदू के पढ़ लीजिए, आपके पास द हिंदू है, द हिंदू के पढ़ लीजिए। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, आप उसके पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं, तो आप उनको शुरू कर सकते हैं अपने लिए। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के लिए हमारे पास बैंकिंग की रीजनिंग की बुक है, एक स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक है, दैट इज एस चांद की लिखी हुई बुक है, बढ़िया है। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एम के गुप्ता की बुक है और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए अशोक गुप्ता की बुक है। उसके बाद वर्बल रीजनिंग के लिए के कुंदन की बुक है, जो आप कर सकते हैं। ये एम के पांडे है, मेरे से गलती हो गई।
ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये बुक सारी की सारी अवेलेबल है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, ओनली थिंग इज यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा करना होता है, क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं ना तभी जाके आपकी तैयारी में दम आता है। ठीक है, रीजनिंग बहुत सिंपल है, अगर आप ये आराम से 4-5 घंटे लेके पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से भी पजल्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्चुअली फ्रेम योर पेपर, ये आपका पेपर पूरा फ्रेम करती है। अब आते हैं पैटर्न के ऊपर, ये तो थी बुक्स जो आपको पढ़नी है, लेकिन पैटर्न क्या होगा पेपर का। इंग्लिश लैंग्वेज की बुक जो है आपके पास, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स 20 मिनट्स। ये आपके पास 100 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए और 60 मिनट्स हो गए। अगर मैं मेंस की बात करूं, ये तो चलो हो गई किसकी बात, ये हो गई बेसिकली हमारी प्री की बात। प्री के बाद हमारा मेंस भी तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी भी अभी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेंस और आपके जो बेसिकली प्री है, प्री के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 40 दिन का डिफरेंस है, जिसमें तैयारी करना आसान नहीं है क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा होता है। जो बच्चे शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो आई थिंक सो पहले से शुरू कर लेना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी के यहाँ पे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 40 इंग्लिश लैंग्वेज के होने वाले हैं, 50 आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होने वाले हैं, जर्नल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल 190 क्वेश्चंस है और मार्क्स 200 होने वाले हैं। आपके पास टाइम 160 मिनट्स का है और यहाँ पे भी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है दोनों केसेस में, ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। मतलब आपको सेक्शनल भी क्लियर करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में 0 ले आए बाकी दोनों में अच्छे आ गए तो आप पास हो जाएंगे, नहीं होगा। आपको तीनों सेक्शंस में या चारों सेक्शंस में मेन में अच्छे मार्क्स चाहिए। अच्छे मार्क्स इन द सेंस एक बेसिक मिनिमम मार्क्स तो आपको कवर अप करना ही है ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ये पता लग गया कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये पता लग गया कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, लेकिन उन बुक्स में पढ़ना क्या है ये कैसे पता लगाएं, ये अब बात करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की तरफ। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप सिलेबस की बात करें तो आपके पास ये सारा है। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग, स्पॉटिंग एरर्स, यहाँ पे अपने पास आ जाते हैं फ्रेजेस एंड इडियम्स और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव, थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, टॉपिक रीअरेंजमेंट एंड डिराइविंग कंक्लूजन्स। सो अगर मैं बात करूँ, ये तो बेसिक सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। इसको छोड़कर मतलब मार्क्स किस हिसाब से बनेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर पूरी बात करें तो 8 से 10 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन होने वाली है, यानी कि अपने 30 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 से 10 मार्क्स की कम से कम कॉम्प्रीहेंशन आएगी, जिसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ सकता है, आपको पैराग्राफ आ सकता है, तो ये सब इसके अंदर होने वाला है। अगर मैं फिलर्स की बात करूँ, 3 से 7 मार्क्स के फिलर्स रहते हैं, 3 से 7 कुछ भी दे सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी है। मिसस्पेल्ड वर्ड्स की 4 से 5 तक रहते हैं, पैराजंबल 03 to 05 रहते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट 04 से 05 डिपेंड करता है, किसी भी पेपर में किसी भी शिफ्ट में अलग अलग आ सकते हैं। वर्ड रीअरेंजमेंट 03 एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट 0305। क्लॉसेट टेस्ट हमारे पास, क्लॉज टेस्ट हमारे पास 06 रहते हैं, एरर डिटेक्शन 04 से 05 रहती है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करने हैं। ये टॉपिक्स जो मैंने ग्रीन पेन में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस करने हैं, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो पेपर होगा ही नहीं। अगर बात करें रीजनिंग एबिलिटी की तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हैं। इसके अंदर टॉपिक्स आपको पता लग रहे हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब टॉपिक्स हैं। इनकी आप फोटो खींचना चाहो फोटो खींच सकते हो, नहीं तो मैं नीचे ग्रुप के अंदर भी लगा दूंगी। बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ये देखिए सारा का सारा सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो भी आपको पता लग जाएगा। बट मेन थिंग दैट इज गोइंग टू कम, मतलब आपके जो 35 क्वेश्चन है ये पास करने के लिए आपको मेनली करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर सबसे पहले आपका ये पैसेज एंड कंक्लूजन एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको आप पजल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको 15 से 20 मार्क्स का आएगा। ब्लड रिलेशंस जो है आपको 2 से 5 मार्क्स के आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग 04 05, ये मेन टॉपिक्स है जिनको मैंने मार्क कर रखा है, तो ये मेन टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। सिलॉग्स और स्टेटमेंट कंक्लूजन 02 एंड 04। सीरीज आती है 3 से 5 की,
ठीक है। मिसलेनियस टेस्ट होते, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो 2 से 4 मार्क्स के आ जाते हैं। नंबर रैंकिंग 03, डायरेक्शन टेस्ट 02 to 04, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ब्लड रिलेशन 2 से 5 मार्क्स के आते हैं। तो ये टॉपिक्स इनमें से कवर करिए, जरूर करिए। बाकी आप पढ़े ना पढ़े, पर इन टॉपिक्स को कवर करके आपका पेपर क्लियर जरूर हो सकता है। तो ये आपको पूरी वेटेज दी हुई है कि कौन से आपको करने चाहिए और कौन से नहीं। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसके सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। 5 to 10 मार्क्स का ये आता है। बार ग्राफ ये भी 5 to 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो दोनों मिला के कम से कम 20 मार्क्स आपके बना जाते हैं। 12 बार ग्राफ एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन 12 से 15 मार्क्स की आती है, और नंबर सीरीज 05 मार्क्स की आती है। उसके बाद जो मैंने टॉपिक्स ग्रीन में मार्क कर रखे हैं, जिनके आगे एरो लगा हुआ है, वो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। टाइम वर्क, डिस्टेंस टाइम, मिक्सचर एलिगेशन की बात करूं मैं, और ये मेंसुरेशन की बात करूं, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री में बार बार पूछे हुए हैं। तो आपको सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। आप इतना सा भी करेंगे तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आराम से निकल जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और आप पेपर पूरा का पूरा भी क्लियर कर लेंगे अगर आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो। प्री की बहुत बात हो गई। मेंस में कंप्यूटर का सिलेबस, ये कंप्यूटर का सिलेबस आपको करना है, ज़रूर करना है, लेकिन शुरू से करना है। अभी से शुरू करेंगे तब जाके कहीं पे आपका सिलेबस तैयार होगा, और आप जो आपका पेपर है 1 Feb का, वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। तो आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कीजिए। मेंस की भी तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी ऐसे नहीं है कि आप रेगुलर कुछ कर रहे हैं, आप एटलीस्ट एक आधा प्री और मेंस का मॉक जो है वो हर महीने देना शुरू करें। हर महीने एक प्री, एक मॉक, एक प्री, एक मेंस, एक प्री, एक मेंस देना शुरू करें 2 महीनों के लिए। उसके बाद कंटिन्यूसली 4 प्री और 2 मेंस का टारगेट रखें। मतलब आपने हर मंथ अभी जो है अपना अप्रैल और मई के लिए 1 प्री और 1 मेंस देना है, ठीक है। और आगे के मंथ्स के लिए आप कम से कम 4 प्री और 2 मेंस देने की तैयारी करें, ताकि आपका पेपर पक्का 100% क्लियर हो जाए। ताकि आपका पेपर जो है वो 100% क्लियर हो जाए, और आपको कोई टेंशन ना रहे कि आपकी तैयारी में कोई कमी है। तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहने वाली। मैं एक चीज़ बता दूं, IBPS की क्लर्क की तैयारी के साथ आप RRB भी भर सकते हैं। तो दोनों का सिलेबस कंप्लीटली सेम है, सिर्फ इंग्लिश वहाँ पे मिसिंग है, तो ये आपके लिए थोड़ा और बेटर हो जाएगा। जनरल अवेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रीसेंट क्रेडिट एंड यहाँ पे हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो सब। तो ये सब आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं बता रही हूँ, डोंट वरी, इन दोनों की तैयारी का भी बताऊँगी। की प्रिपरेशन की बात करते हैं, पॉपुलर एंड हाईली रिगार्डेड टीचर्स। यहाँ पे अपने पास आ जाते हैं सुमित जायसवाल सर, जो क्वांट पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, सचिन मोदी सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं अड्डा 247 के ऊपर, अभिजीत मिश्रा सर जो बैंकिंग पढ़ाते हैं अन अकेडमी पे, और विशाल परिहर सर बैंकिंग वाला पे पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने कुछ टीचर्स मेंशन किए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिन टीचर्स का मुझे अच्छा लगता है या मुझे समझ आता है वही आपको समझ आए। तो उसके अलावा भी हमारे पास क्वांट के लिए करियर डिफाइनर पे टीचर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अमन सर है, रावत सर है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं पुनीत सर से, आर्ट ऑफ रीजनिंग एक चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अंकुश लांबा सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल मैम से पढ़ सकते हैं, उदिशा मैम है उनसे पढ़ सकते हैं, और तरुण ग्रोवर सर है, आपको वो इंग्लिश अच्छी करा देंगे। तो ये तो टीचर्स थे जिनसे आप पढ़ सकते हैं, जिनके आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख के भी अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आप टॉपिक वाइज भी डिफरेंट टीचर से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही टीचर से पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज भी आप डिफरेंट टीचर से पढ़ सकते हैं। और मॉक्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ खरीदिएगा ज़रूर लास्ट में, लेकिन लास्ट में जब आपके पास एक महीना होगा, 2 महीना होगा ना, तब मॉक्स के लिए खरीदिएगा। एटलीस्ट 2 महीने पहले खरीद लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी कमी हो वो आपको पता लग जाए। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, अड्डा 24/7, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, इतने सारे हैं जो आपको मॉक्स अच्छे खासे प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। इसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। एक बैंकिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड फॉर IBPS बैंक क्लर्क PO आता है पेपर बैक, तो वो खरीद सकते हैं। जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इंडिया ईयर बुक, मनोरमा ईयर बुक, ये आप खरीद सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आपको ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशंस खरीद सकते हैं, एंड ल्यूसेंट की GK खरीद सकते हैं। ये तो देखिए अरिहंत की खरीद ही लीजिए, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मेंस के लिए। बाकी आप अपना जो जर्नल नॉलेज है वो ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो अड्डा 24/7 पे कैप्सूल्स आते हैं हर मंथ के, तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हमको किताब ही खरीदनी है, कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन फ्री में मिल रही हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जर्नल अवेयरनेस के लिए आप वो कर सकते हैं ईजिली।
अब आते हैं नॉर्थर्न रीजन और सर्दर्न रीजन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रेफरेंस क्या लगाई जाए। कई बार बच्चे क्लरिकल का पेपर तो भर देते हैं लेकिन उनको प्रेफरेंस नहीं पता कि कौन से बैंक को हमें ऊपर रखना है और कौन से बैंक को नीचे रखना है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्दर्न रीजन में हैं तो आपके पास ये प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स रहेगी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इस कहते हैं ना, इस सीरियल ऑर्डर में आप लोग उसको बैंक्स को मार्क ऑन कर सकते हैं। अगर सर्दर्न रीजन की बात करें तो ये सीरियल ऑर्डर रहेगा, कैनरा बैंक को पहले करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 1 to 10 चल रहे हैं तो आप इनकी रैंकिंग इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ईस्टर्न रीजन में हैं तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, और वेस्टर्न का भी दिया हुआ है तो आप दोनों चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी जो रैंकिंग होगी इसी के हिसाब से आपको बैंक्स अलॉट होंगे आपका पेपर क्लियर होने के बाद। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू रीजन हमने बैंक्स दे रखे हैं, जो भी रीजन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बैंक है उसको ऊपर रखा गया और बाकी को नीचे की तरफ। सो लेट्स गो फॉर द अदर वन। अब आते हैं IBPS क्लर्क का जो कट ऑफ गया था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो गया था वेस्ट बंगाल का 87.75, बाकी सबका बीच में ही था, और सिक्किम का सबसे कम गया था, दैट इज 41। तो कुछ एक का मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कट ऑफ, अगर आपको जानना है किसी और का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी कट ऑफ क्या गया था। तो कट ऑफ के हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। टाइम आपको लग रहा है कि बहुत है, मार्च ऑलरेडी आ चुका है, पेपर होने वाला है दिसंबर के अंदर, और मेरे हिसाब से आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि दिसंबर में आप तैयारी के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। आपके पास यही है, अप्रैल से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तब जाके आप दिसंबर में पेपर क्लियर कर पाएंगे। पेपर मुश्किल नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्लियर कर लेते हैं, अगर ऐसा होता तो सभी क्लियर कर लेते, राइट। तो तैयारी तो चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और बताइएगा ज़रूर अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो। थैंक यू सो मच।